बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं बात करने जा रहा हूं टैक्सेशन ऑन टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान। टेक्सटाइल सेक्टर जो है पाकिस्तान का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान के जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट देने में। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी उनकी आ रही हैं। मैं टेक्सटाइल सेक्टर्स की भी बात करूंगा, क्या उनके लिए प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, और वो टैक्सेशन देने के हवाले से क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ टैक्स लीकेज हो रही है, कहाँ टैक्स अवॉइड हो रहा है और कहाँ टैक्स अविजन हो रही है। ये सारी स्टडी जो मैंने अपनी स्टडी की है, तो इसमें मैंने कोशिश तो की है, क्योंकि मेरी कुछ केस स्टडीज़ भी थी, तो वो केस स्टडीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की, इसलिए कि किसी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना आए, किसी एफबीआर की ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना आए। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कोशिश की हैं कि वो एक्सक्लूड कर दी हैं। मेरी स्टडी में वो शामिल हैं, लेकिन मैंने अपने इस यूट्यूब पे जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ उससे मैंने एक्सक्लूड कर दी हैं, ताकि इसमें किसी के लिए कोई इशू ना हो। तो जो सीक्वेंस होगा प्रेजेंटेशन का, इसमें जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया जाएगा क्या है, फिर इंट्रोडक्शन किया जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री का करवाऊँगा और किस पर्पज़ के लिए ये मैं कर रहा हूँ वो बताया जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्यों मुझे इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों मैं चाह रहा हूँ, ये बताया जाएगा। फिर इसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं इस रिसर्च के लिए, उन पे बात की जाएगी। फिर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर की हिस्ट्री की बात की जाएगी कि कब किस तरह इस पे टैक्सेस लगे, रेट्स क्या थे, कैसे इसमें वेरिएशन आती रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती रही है, उसकी बात करेंगे। फिर बिज़नेस प्रोसेस और सेक्टरल स्ट्रेंथ क्या है, ये सेक्टर कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कितना कर रहा है, उसका बताया जाएगा। फिर रेवेन्यू प्रोफाइल की बात की जाएगी। फिर जो हमारा मेजर इशू है जिसके लिए मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ टैक्सेस के रिलेटेड, और टैक्सेस को बढ़वाना चाहता हूँ और टैक्सेस की एजुकेशन फैलाना चाहता हूँ, जिसके लिए ये मैं लेक्चर्स मोस्टली देता हूँ, तो वो रेवेन्यू लीकेज पॉइंट क्या हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये बताया जाएगा। मेजर जजमेंट्स मेरी इसमें थी स्टडी में, लेकिन मैंने वो इसलिए निकाल दी कि उसमें वो नाम आ रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस के जिनके रिलेटेड जजमेंट्स थी, तो मैंने इसलिए इसके कर दिए। और फिर लार्ज टैक्स ऑफिस की केस स्टडीज़ भी थी, लेकिन वो भी मैंने, क्योंकि उसमें यूनिट्स के नाम आ रहे थे टेक्सटाइल के और ऑफिस के नाम आ रहे थे, ये भी मैंने बीच में से निकाल दिया है। फिर मैंने इसमें प्रपोजल्स जो दी हैं टैक्स अमेंडमेंट के हवाले से वो बताई हैं। फिर ऑपरेशनल रिकमेंडेशंस जो हैं मेरी तरफ से वो दी गई हैं, और कंक्लूजन जो है वो है। तो इस तरह से मेजर जजमेंट्स और टैक्स लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस की जो केस स्टडीज़ थी जो मेरी, उसको मैंने इसलिए निकाल दिया है कि वो उसमें किसी के नाम का इशू ना बने, किसी का नाम ना आए। तो क्योंकि ये हमने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करनी है, उसमें अपलोड करनी है, तो इसलिए उसमें किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ना गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ हो और ना किसी टैक्स पेयर के साथ हो, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो वो अगर कोई स्टडी मेरे साथ शेयर करना चाहेगा तो वैसे तो उसका हो सकता है, लेकिन पब्लिकली उसको मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी लिमिटेशंस थी मेरी, तो वो मैंने लगा दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस जो इसके लिए क्या हैं जी, वो जो है ओवरव्यू ऑफ द सेक्टर। पहले तो मैं इसका ओवरव्यू दूंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग मेथड इसमें क्या है, जब ये क्या इसके लिए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इसमें कितनी आती है, प्राइसिंग मेथड क्या है, शेयर इन इकोनॉमी एंड टैक्स कंट्रीब्यूशन, टोटल इकोनॉमी में कितना ये शेयर करता है और टैक्सेस में कितना शेयर करता है, ये चीज़ बताई जाएगी। फिर मेयर्स टू स्टॉप द टैक्स लीकेज, टैक्स लीकेज के मेयर्स बताए जाएंगे। बिजनेस ऑपरेशंस की बात की जाएगी, जिसमें फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बात होगी कि किस तरह से ये ऑपरेशन होता है और कैसे ये चीज़ मैन्युफैक्चर्ड होती है, फिनिश होती है, डाई होती है, फिर उसके बाद
ये मेडअप्स में कन्वर्ट होती है और किस तरह से आगे जाती है, ये भी बात की जाएगी। फिर स्टेप्स टेकन बाय FBR सो फार टू स्टॉप द टैक्स लीकेज इन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इन सारे टैक्सेस में लीकेज के लिए जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं ये बताया जाएगा। एनी इशू रिक्वायरमेंट इमीडिएट एक्शन, के कौन से इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए, और रेवेन्यू पोटेंशियल प्रेजेंट इज़ नियर फ्यूचर, और किस चीज़ में नियर फ्यूचर में रेवेन्यू का पोटेंशियल है और किसको बढ़ाया जाए, ये भी बात की जाएगी। प्रपोजल लीगल अमेंडमेंट्स के बारे में दी जाएगी। टैक्स वाइज मेजर्स टू बी टेकन वो क्या हैं, और सिनॉप्सिस ऑफ द इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ के बारे में थी मेरी रिसर्च में, लेकिन क्योंकि केस स्टडीज़ जो हैं वो उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या जिस ऑफिस से हो रही हैं उसका नाम आता है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है स्टडी से। ये लिमिटेशन थी मेरी। अब हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 46% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। हमारा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट हो रही है उसमें टोटल 46% शेयर जो है वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का है। 40% टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है उसमें 40% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर दे रहा है। एंड 8.5% टू GDP, तो हमारे GDP में इसका कंट्रीब्यूशन जो टेक्सटाइल सेक्टर का है वो 8.5% है। ऑपरेट्स जो हो रहे हैं 517 यूनिट्स हो रहे हैं, जो कि 5th ग्लोबली इन द यार्न प्रोडक्शन। यार्न की प्रोडक्शन में 517 यूनिट हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये 5वें नंबर पे यार्न प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 8th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन एशिया। एशिया से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा 8वां नंबर है जो हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। और 95% प्राइवेटली ओन्ड, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल सेक्टर है ये प्राइवेटली ओन्ड है। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर मोस्टली इसमें काम कर रहा है। ज़ीरो रेटिंग की बात की जाए तो इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट्स और रिफंड क्लेम्स के हवाले से ज़ीरो रेटिंग कभी रही, कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते रहे, और जो हिस्ट्री है वो मैं इस पर आपसे शेयर करूँगा। और फिर ये सबसे ज़्यादा रिफंड क्लेमेंट सेक्टर भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल है, क्योंकि सबसे एक्सपोर्ट इसकी ज़्यादा होती है, तो फिर इसलिए ये भी है। रिस्क ऑफ फ्लाइंग इनवॉइसेस एंड अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट, इसमें सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि रिफंड मैनेज करने के लिए फ्लाइंग इनवॉइसेस के इश्यूज़ होते हैं, और फ्लाइंग इनवॉइसेस का सबसे ज़्यादा कंसेप्ट भी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में है। और ये एक इसमें अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट भी है कुछ, जो कि वीविंग स्टेज पे, स्पिनिंग स्टेज पे, डाइंग स्टेज पे है, तो उसका भी हमें प्रॉब्लम है टेक्सटाइल में। पर्पज़ ऑफ दिस स्टडी क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिफाई द टैक्स इनएफिशिएंसी एंड लीकेज, कि टैक्स की इनएफिशिएंसीज कहाँ कहाँ हो रही हैं और टैक्स लीकेज कहाँ हो रहा है, ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी थी। असेस रेवेन्यू कलेक्शन इम्पैक्ट, के रेवेन्यू को कलेक्शन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इसका कहाँ इम्पैक्ट किया जा सकता है। एनालाइज द सेक्टर स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, सेक्टर का पूरा ऑपरेशन समझेंगे तो टेक्सटाइल टैक्सेस के रिलेटेड हम उस पर कर सकते हैं कि किस स्टेज पे कहाँ कहाँ से हम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, कहाँ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए और अनडॉक्यूमेंटेड का अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो हाईलाइट द पॉलिसी एडजस्टमेंट नीडेड, क्या क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके लिए, उसका जिक्र होगा। रिकमेंडिंग रेवेन्यू इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज़, रेवेन्यू को किस तरह इम्प्रूव किया जाना है, जो कि मेरा मकसद है कि रेवेन्यू को इम्प्रूव करना। जो मेरे सारे लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे हैं, कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना मेरा मकसद है कि टैक्सेशन की अवेयरनेस जो है हर किसी पाकिस्तानी को आ जाए। यही मेरा लाइफ का जो इन फ्यूचर है वो मेरा एम यही है। सपोर्ट ए सस्टेनेबल सेक्टर ग्रोथ, तो हम इसको इस तरह से करना है कि टैक्सेशन ये नहीं है कि टैक्सेशन इस पे इस तरह से लग जाए, ज़्यादा हो जाए कि जो इसकी ग्रोथ रुक जाए और कम हो जाए, कंप्रेस हो जाए, बल्कि ये सस्टेनेबल रहे और ग्रोथ करता रहे। तो इसके लिए भी ये मेरी स्टडी का पर्पज़ है कि सेक्टर को भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये जो मेरे जहन में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको लेके मैंने ये स्टडी चला, वो क्या थी, द टैक्सेशन फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर
फेसिस अ सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज इंक्लूडिंग द टैक्स लूप होल। क्या क्या एफिशिएंसीज थी उसमें? टैक्स में लूप होल्स हैं, रेवेन्यू लीकेज हैं, एंड कंप्लाइंस चैलेंजेस हैं कि टैक्स कलेक्ट कंप्लाइंस लेवल बहुत कम है, एक्सेलरेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन एंड एक्सप्लॉइटेड प्रैक्टिसेस लाइक फ्लाइंग इनवॉइसेस वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टडी की जा रही है। Policies such as the further tax on the unregistered sales and disproportionate reliances on the input tax adjustment have strained the revenue collection and transparency. These issues undermine the sectoral fiscal contribution and the suitable growth, necessitating a comprehensive review of the structural inefficiencies to enhance क्या है कि इसकी कंप्लाइंस हो, इम्प्रूव रेवेन्यू जनरेशन हो एंड सपोर्ट द इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये थी मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको लेके मैं चला और मेरी स्टडी आगे किस तरह से करती है ये हम बताते हैं आपको। स्कोप एंड लिमिटेशंस क्या था ऑफ स्टडीज़ का? पहली बात तो ये है कि मेरे पास एनालिसिस रीसेंट टैक्स चेंजेस एंड रीजंस एंड इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स जो हैं उनको एनालाइज करना था। क्या था? आइडेंटिफाइड टैक्सेशन इश्यूज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैलेंजेस जो क्या थे वो टैक्सेशन इश्यूज को किए और इम्प्लीमेंटेशन जो थी चैलेंजेस के वाले से वो की गई बात। फिर लर्न फॉर केस लॉज एंड केस स्टडीज़, ये मैंने केस स्टडीज़ कुछ लर्न की और उसमें जो मिली भी वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्रपोज पॉलिसी सोल्यूशन एंड ऑपरेशनल रिकमेंडेशन, तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बताऊं और मैंने बता दी हैं। लिमिटेड टू द मोस्ट रीसेंट डाटा अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि ये डाटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था और डाटा जो टैक्स ऑफिसर्स या टैक्स ऑफिशियल्स के पास है वो भी हेजिटेट करते हैं डाटा देने से, और एफबीआर के भी किसी ऐसी साइट पे ये डाटा अवेलेबल नहीं है जिससे प्रॉपर मैं एनालिसिस कर सकता, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम रही। फोकस ऑन डाटा फ्रॉम द सिंगल फील्ड फॉर्मेशंस का एक किया, लेकिन वो भी मैंने उसमें जिक्र नहीं किया इसलिए कि वो किसी के लिए इशू ना बने। फिर नेशनल लेवल डाटा असेस इज रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड ब्रॉडर एनालिसिस टू द फेडरल लेवल। तो बेसिकली जिस तरह से मैं टैक्स अवॉइडेंस पे अपनी पीएचडी में रिसर्चेज की मैंने या कर रहा हूँ, तो उसमें तो मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डेवलप्ड कंट्री में बहुत बड़ी डाटा बेसिस हैं जहाँ से आपको पिछले 20, 30, 40, 50 साल का डाटा भी अवेलेबल होता है और एक्यूरेट डाटा होता है। लेकिन पाकिस्तान में वो हमें इकट्ठा करना पड़ता है स्टेट बैंक की SCCP की वेबसाइट से या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जिसमें करके आप रेवेन्यू के मैयर कर सकते हैं। लेकिन वो जो डाटा होता है उसमें आप टैक्स की एफिशिएंसीज को बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकते जैसा कि आप टैक्स ऑफिस से कलेक्ट करके कर सकते हैं। किसी लेवल पे मुझे अलॉक या एफबीआर ने कोई एनालिसिस करने के लिए या मैं इस काबिल हुआ कि मैं डाटा कलेक्ट कर सकूं, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको नेशनल लेवल पे कलेक्शन करके इसकी भी स्टडी करूंगा। टाइम कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन द स्टडी टू रीसेंट चेंजेस रेदर दैन द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, तो इसमें यह भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि टैक्स रेट्स जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होते रहे, कभी ज़ीरो रेटेड, कभी रिड्यूस रेट और कभी स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स आते रहे, तो ये भी इश्यूज़ था उसको कंपैरिजन करने में। डिपेंड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय द लोकल ऑफिस विच लिमिटेड एबिलिटी टू क्रॉस वेरिफिकेशन, तो एक तो ये है कि डाटा वो मिला मुश्किल से, फिर मिला तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं अवेलेबल था कि या कलेक्ट है या ये, तो इसीलिए मैंने इसको कुछ स्टडीज़ को एक्सक्लूड किया है इसमें से। सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या है? प्राइमरी सोर्स जो मैंने इसमें यूज़ किया उसमें मैंने इंटरव्यू किए इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के डिफरेंट रैंक से लेके कमिश्नर टू इंस्पेक्टर तक के इंटरव्यूज़ किए जो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, उनसे कुछ लिया डाटा, कुछ डाटा जो मैनेज करते हैं उनसे बात हुई। फिर जो इसका डाटा है उसकी 23 और 24 का था, लेकिन ये एनालिसिस बीच में मैंने शामिल नहीं किया, ये लिमिटेड है। डेस्क ऑडिट रिपोर्ट हाईलाइटिंग द कंप्लायंस इश्यूज एंड रिस्क एरियाज़ के क्या क्या रिपोर्ट जो ऑफिसर्स बनाते हैं जब ऑडिट करने लगते हैं, तो उसमें उनकी डेस्क ऑडिट रिपोर्ट से कुछ जो है ना वो चीज़ें वो देखी गई कि क्या क्या रिस्क आ रहा है, ये ऑफिसर से डिस्कस करने में आया।
अगर सेकेंडरी सोर्स की बात की जाए तो टैक्स लॉ फ्राम पाकिस्तान लॉ सूट इंक्लूडिंग द फाइनेंस एक्ट 23 एंड 24, लेकिन जो मैंने टैक्स लॉज थे वो भी इसमें से एक्सक्लूड कर दिए हैं। रिसर्च पेपर एंड पब्लिकेशंस ऑन टेक्सटाइल सेक्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशंस, तो जो टेक्सटाइल के रिलेटेड मोस्टली डाटा था वो मैंने टेक्सटाइल सेक्टर पे जो रिसर्च हुई उनमें जो इस पे पेपर पब्लिक हुए या कोई टेक्सटाइल के एप्टमा एटसेट्रा के जो साइट्स से मिला डाटा वो लिया गया है। न्यू आर्टिकल ऑन टैक्सेशन चैलेंजेस एंड पॉलिसी इम्पैक्ट्स जो थे इस पे भी डाटा मुझे मिला तो मैंने भी। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन में है वो रेट्स के बारे में थी, जो मुझे रिसर्च जो है ना उसको एक सस्टेनेबल पोजीशन नहीं मिल सकी। वो है कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर क्या थी। अगर हम फिनेंस एक्ट 2016 की बात करें तो इसमें ज़ीरो रेटेड टैक्स रजीम थी, 2% to 3% फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, 3% to 5% फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये सिचुएशन थी कि जिसमें ज़ीरो रेटिंग भी थी, रिड्यूस रेट भी था। तो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो है इम्पोजिंग ऑफ 17% स्टैंडर्ड रेट टैक्स आ गया। तो ये जो 2016 से पीछे अगर हम बात करें तो 2005-6 से ही ज़ीरो रेटेड सेक्टर चल रहा था, लेकिन वो फाइनेंस एक्ट में फिर स्टैंडर्ड रेट पे आ गया। फाइनेंस एक्ट 2020 में रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़ टेम्परेरी इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया। फिर फाइनेंस एक्ट 2021 में टैक्स क्रेडिट क्लेम फॉर द मशीनरी इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई कर रहा है तो उसको टैक्स क्रेडिट का क्लेम दिया गया। और फाइनेंस एक्ट 2022 में रिड्यूस सेल टैक्स ऑन द टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट टू 5%। तो टेक्सटाइल की जो मशीनरी थी इंपोर्ट पे उस पे इंपोर्ट पे 5% तक टैक्स की छूट दी गई ताकि इसको रिलीफ दिया जाए। फाइनेंस एक्ट 23-24 की अगर हम बात करें तो इसमें इंट्रोड्यूस है सुपर टैक्स एंड रेज जीएसटी 18%। एक तो इसमें सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है और दूसरा जो है 17 से 18% में टैक्स आ गया है। टैक्सिंग लग्जरी आइटम्स जो थी उस पर 25% तक का टैक्स आ गया है। फिर एड स्मॉल रिटेलर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो रिटेलर्स थे उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में पीओएस मशीन, इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इंस्टॉल की गई उन पे और उसमें उनका इंपोर्ट को मॉनिटर करना शुरू किया गया। फिर 1% फाइनल टैक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड कंटेन आईटी सेक्टर एग्जाम्पशन, ये 1% इस पे एक्सपोर्ट पे टैक्स था जो आईटी सेक्टर को एग्जाम थी। लोकल सप्लाईज टैक्स एट द स्टैंडर्ड रेट पे, लोकल सप्लाईज का जो टैक्स रेट वो स्टैंडर्ड पे आ गया। 2% कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन एंड मैन मेड फाइबर पे जो इंपोर्ट स्टेज पे लगाई गई। फिर रिप्लेस 1% फाइनल टैक्स विद 29% प्रॉफिट। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर क्योंकि एक्सपोर्ट करता था तो एक्सपोर्ट में उसको 1% टैक्सेशन जो थी वो मिल रही थी कि इनकम टैक्स 1% चार्ज होता था जितनी वो आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो है वो प्रॉफिट पे 29% जो स्टेट कंपनी रेट है उस रेट पे आ गया। तो अब कंपनीज जो हैं उसको नॉर्मल रेट पे भी एक्सपोर्टर्स को भी टैक्स देना पड़ेगा। 2% एडजस्टमेंट एडवांस टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, एडवांस टैक्स एक्सपोर्ट पे 2% कर दिया गया और उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा उसमें। अब अगर हम बिज़नेस प्रोसेस की बात करें, बिज़नेस प्रोसेस ऑफ सेक्टोरियल स्ट्रेंथ जो क्या है, अगर हम टेक्सटाइल के सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1500 जीनिंग यूनिट है, मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड। तो जीनिंग यूनिट ये है, जीनिंग यूनिट का काम ये होता है कि ये जब कपास, खेतों से कपास आती है जिसको हम कॉटन कहते हैं, तो जब ये कॉटन इस जीनिंग मशीनरी में आती है तो ये रुई, लिंट जिसको कहते हैं, लिंट जो कि रुई है इसको अलहदा कर देता है उसके सीड से। सीड जो उसमें बनौला उसको हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो कॉटन सीड जो है, बनौला जो है उसको और लिंट को अलहदा कर देता है, इसको सेपरेट करना इसका काम है। ये बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही ऑलमोस्ट होती है कि वो ये वहाँ ज़्यादातर इस्टेब्लिश होती हैं जिस जगह कॉटन एरिया है, कॉटन जहाँ ग्रो होती है तो उस जगह ये लगाई जाती है। और ये सीजनल इसका होता है, जब कॉटन क्रॉप पक के आती है फैक्ट्रीज़ में तो इसका काम सिर्फ लिंट से उसको सीड को अलहदा करना होता है। और ये कोई 1500 यूनिट है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। 570 मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑपरेशनल यूनिट हैं, 517 जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
और अगर हम स्पिनिंग यूनिट की बात करें तो स्पिनिंग जो होती है उसका ये काम होता है कि वो कन्वर्ट जो कॉटन लिंट आती है, लिंट को वो कन्वर्ट करता है आगे यार्न में, यानी कि उसको इस तरह से बुन दिया जाता है कि वो उससे यार्न बन जाता है। और कन्वर्टिंग रा कॉटन टू फाइबर इनटू यार्न जो कि 477 यूनिट हैं, 477 यूनिट हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर। अगर हम कंपोजिट की बात की जाए तो कंपोजिट यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 40 हैं। कंपोजिट यूनिट्स क्या होता है कि जिसमें जीनिंग, स्पिनिंग और फिर आगे वीविंग और सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मैं ये आपको बताता हूँ, हैंडल, स्पिनिंग स्टेज पे वीविंग, निटिंग एंड डाइंग भी होती है, यानी कि उसको पहले तो यार्न बनता है, यार्न से फिर क्लॉथ बनता है, क्लॉथ को फिर आगे डाई भी किया जाता है या निट करके उसका जो बनाया जाता है, एंड फिनिशिंग भी की जाती है। ड्राइविंग वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कि ये हर वैल्यू ऐड हर स्टेज पे इसमें वैल्यू ऐड होती जाती है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। वीविंग निटिंग यूनिट जो होते हैं, मोस्टली वीविंग यूनिट वो है जो यार्न से आगे क्लॉथ बनाता है या फिर निटिंग यूनिट में जो यार्न से निटेड फैब्रिक बनाता है, तो वो क्या है, ऑफन इंटीग्रेटेड विद इन द स्पिनिंग एंड कंपोजिट यूनिट आर ऑपरेटेड एज ए स्मॉलर स्पेशलाइज्ड यूनिट। बाज़-औक़ात तो ये उसके अंदर ही शामिल होते हैं कंपोजिट यूनिट्स में, और बाज़-औक़ात जिसके लिए ये होता है कि ये अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, इनमें बहुत सारा जो लूम्स लगी हुई हैं, जैसे कि फैसलाबाद में, कसूर में और लाहौर में भी बहुत सारी लूम है। ये ज़्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है कि जहाँ से फिर फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का प्रोसेस शुरू होता है कि एक्सपोर्टर जो है इस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर से उठाता है कपड़ा, एक्सपोर्ट करता है, तो उसको इनवॉइस उसके पास होती नहीं, तो वो इनवॉइस के लिए फिर किसी और के पास जाता है, जिससे फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस जनरेशन होती हैं, जहाँ से इनवॉइसेस का काम शुरू होता है। मोस्टली जो वैसे हमारा स्पिनिंग सेक्टर है वो मोस्टली डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन जो वीविंग सेक्टर, अगर निटिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड है। तो इसमें अगर मैं इस प्रोसेस की आपसे बात सारी बताऊं तो इसकी पिक्टोरियल जो है, तो ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन जो कॉटन प्रोड्यूस हुई फील्ड में, फार्मर ने प्रोड्यूस की, इस तरह से फार्मर अब इसमें कितने एंगेज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा है इस सेक्टर की वजह से, वो मिलियंस में हैं। फार्मर प्रोड्यूस करते हैं और वो मटेरियल सोर्सिंग में, जिसको हम गल्ला मंडी भी कहते हैं, वो गल्ला मंडी में वो आ जाता है, और गल्ला मंडी से फिर कॉटन फैक्ट्री, और कॉटन फैक्ट्री से फिर ये आ जाता है फैब्रिक प्रिपरेशन के लिए आ जाता है। फैब्रिक प्रिपरेशन के लिए मे बी पहले कॉटन फैक्ट्री में आता है, उसके बाद यार्न प्रिपरेशन या स्पिनिंग में जाता है, स्पिनिंग के बाद वीविंग मिल है, वीविंग में कपड़ा बनता है, वीविंग मिल में, और निटिंग में जिससे जर्सी टाइप कपड़ा बनता है, और फिर ब्लीचिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग होती है। जब ये कपड़ा बन जाता है तो फिर उसके ब्लीच होके साफ़ होता है, फिर उस पर डाइंग होती है और फिनिशिंग होती है, इस तरह से बनते हैं। फिर उसके बाद ये जाता है, इसमें असेंबली होती है, उसकी सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर्स पे चला जाता है, जो कपड़ा बन के रिटेल होने के बाद ये यूज़ के लिए परचेज़ और उसके बाद यूज़ होता है। कलेक्शन एंड सॉर्टिंग के बाद फिर एक यूज़ फॉर अनदर वैल्यू चेन एंड ऑफ द लाइफ डिस्पोजल की तरफ आ जाता है। लेकिन ये इसमें बाद में ये सारी स्टेजेस पे जो है वो हर स्टेज पे एक्सपोर्ट के भी रहता है कि जब यार्न बन जाता है, यार्न बड़ा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, यार्न के बाद वीविंग में आता है तो कपड़ा बनता है, रा कपड़ा भी एक्सपोर्ट होता है, फिर डाइंग होती है, फिर निटिंग होती है, फिर उसके बाद मेडअप्स जो बनते हैं, तो मेडअप्स भी पाकिस्तान से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की, ये इसका टोटल प्रोसेस है। अच्छा, अब कॉस्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट एनालिसिस में सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जिनिंग स्टेज पे। जो जिनिंग स्टेज का मैंने आपको बताया है, सेपरेट करता है रॉ कॉटन इनटू लिंट सीड। रॉ कॉटन जो है उसको लिंट और सीड में कर देता है, अलग-अलग कर देता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फिर कॉटन प्राइसेस जो हैं, जो कि लिंट है बेसिकली सीड के अलावा, वो तकरीबन 18,005 पाक रुपीज़ पर 37.2 kg। ये जो लिंट होती है इसका जो वो वेट किया जाता है वो 37.2
32 kg जो होता है वो होता है। तो एज नवंबर 1624 को जो था इसका 18,085 रुपीज़ रेट था। राइजिंग कॉस्ट जो है, इंडस्ट्रियल एनर्जी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मोस्टली ज़ाहिर है इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है हर स्टेज पे, तो एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। 100% इन 5 ईयर मटीरियल लूज 8.5 kg लॉस्ट एंड पर 2.7 kg फॉर द लिंट प्रोसेस। तो लिंट प्रोसेस के लिए जो पिछले सालों में इतना इसमें लॉस आया है, तो लिंट की इस फॉर्म में आ जाती है। अब कॉस्ट ऑफ कॉटन इन लास्ट 5 ईयर जो है इसकी ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसकी प्राइसेस कहाँ कहाँ तक गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो कॉटन आई, कॉटन के बाद अब उसको धागा बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें कॉस्ट एनालिसिस हम करें तो ये यार्न बन रहा है जो एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ भी है और लोकल यूज़ होने के लिए भी होता है। इसमें हम इसकी तो स्टेज है एक्सपोर्ट कर देते हैं, बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं वो इसमें एक्सपोर्ट इसी स्टेज पे कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो फिर उसको लोकल इंडस्ट्री में वीविंग के लिए चला जाता है। तो स्पिनिंग की हम अगर बात करें, कन्वर्ट जिनिंग कॉटन, जिंड जो कॉटन है उसको कन्वर्ट करता है इनटू यार्न, तो वो उसको यार्न में कन्वर्जन हो जाती है कॉटन से। अगर कोई पुराना ज़माने का जानने वाला सुन रहा हो तो जैसे औरतें वो चरखा काटती थी और उससे वो रुई से धागा बनता था, आलमोस्ट यही है इसका स्पिनिंग का सिस्टम। तो देन रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है विद कॉटन लिंट प्राइसेस से। ज़ाहिर है जब लिंट की प्राइस बढ़ेगी तो इसका भी बढ़ेगा। ऑपरेशनल कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हाई ड्यू टू अ लेबर, एनर्जी एंड मॉडर्न मशीनरी, क्योंकि मशीनरी जो है वो मॉडर्न जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लो है, इनएफिशिएंसी है, तो उसमें उस पर भी एनर्जी ज़्यादा लग रही है और एफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से कॉस्ट बनती है इसकी। तो इसकी तकरीबन अगर हम पैकरा 21 की बात करें तो उसमें 150 रेजोल्यूशन पर मिनट की जो है वो मशीनरी के लिए यूज़ होना ज़रूरी है। वेस्ट टाइप क्या है, एक तो इसकी सॉफ्ट वेस्ट होती है, जब ये कॉटन लिंट आके यार्न में बनती जा रही है तो कुछ सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट कॉटन जो इधर उधर उड़ जाती है और बन जाती है, तो लेकिन वो तो ये है यूजेबल हो जाती है कि उसको बाद में दोबारा रिसाइकल कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस करके वो मोटा धागा ज़रा बना दिया जाता है। वो ऐसा धागा होता है जो ये यूज़ होता है इसमें, अगर आप टेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होने के लिए, 10 सिंगल का। जब जो फाइन इसकी कैटेगरी इस तरह से होती है, जो सबसे फाइन यार्न होता है वो उसका सिंगल काउंट बड़ा होगा, जैसे कि 80 सिंगल है, 60 है, 70 है, जिससे बड़े हाई ब्रांडेड कपड़े बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका कम होता जाता है तो वो धागे की मोटाई बड़ी होती जाती है और वो यूज़ एंड वाला जो 10 सिंगल है वो टेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम हार्ड वेस्ट की बात की जाए तो कुछ उसमें हार्ड वेस्ट निकलती है जो सॉलिड होती है या वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। तो एवरेज वेस्ट की अगर हम बात की जाए तो जो ब्लो रूम है जो उसको सक कर रहा होता है सारे पार्टिकुलर्स को, तो उसमें तकरीबन 3% है। कार्डिंग जो है, कार्डिंग बेसिकली ये होती है कि जब वो धागा जो बन रहा है उसके ऊपर से उसको फाइन करने के लिए ऊपर वाले रेशे जो हैं उसको उतार दिए जाते हैं, तो उस कार्डिंग में तकरीबन 4% वो जाती है। और ऐसे ही एक कम्बरिंग स्टेज है, कम्बर में वो 15% है, वो धागे को मज़ीद रिफाइन करने के लिए उसके ऊपर से वो एक्स्ट्रा रेशेज निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 1 to 3% कम्बरिंग की भी वेस्ट होती है। तो ये सारे स्टेजेस पे ये प्रोसेस होता है पूरा जिनिंग का, और फिर उसमें से वेस्ट किस किस तरह से निकलती है। अच्छा, ये हमने पिछली स्लाइड में जैसे देखा कि वो यार्न जो था, यार्न बन के एक वो राउंड गोला सा बन गया, और उस गोले को लेके अब ये यार्न के लिए अगली स्टेज आ गई वीविंग, कि इस तरह से वो उसके धागे एक बना दिए जाते हैं कि ये वीविंग स्टेज पे हर धागे में ताना बाना, इसको हम कहते हैं वार्प एंड वेफ्ट भी, के जिसमें चलते हैं धागे और वो एक इसका कपड़ा बुनना शुरू हो जाता है। तो इसको वीविंग रोल कहते हैं। कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक,
इम्पैक्टिंग क्वालिटी एंड कॉस्ट, कि ये इसमें जो जब धागा की क्वालिटी मैंने जैसे बताया था कि 80 सिंगल का होगा तो वो बहुत फाइन धागा होगा और उससे जो कपड़ा बनेगा वो फाइन कपड़ा बनेगा। इसी तरह से ये जो फैब्रिक इम्पैक्ट क्वालिटी और कॉस्ट पे ये करता है कि किस तरह का धागा है। यार्न प्राइसेस जो नवंबर 1624 में अगर हम बात की जाए तो की प्राइसेस रेंज फ्राम पाक रुपीज़ 2780 टू पाक रुपीज़ 3925 थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट डायनामिक ऑपरेशन कास्ट पे डिपेंड करती है। तो ये प्राइसेस यहाँ तक के धागे की वैल्यू के हिसाब से थी। हाई ड्यू टू द लेबर एनर्जी एंड मॉडर्न लूम्स इन्वेस्टमेंट, तो लूम्स में अब क्योंकि मॉडर्न उन्होंने बड़ी अच्छी, जैसे मैंने 150 आरपीएम की बताई आपको 150,000, तो करने की वजह से इन्वेस्टमेंट ये थोड़ी सी इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो वेस्ट जो होता है प्री कंज्यूमर वेस्ट अगर हम बात करें तो 10 to 25% वेस्ट होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से। अगर पोस्ट कंज्यूमर की करें डिस्कार्ड टेक्सटाइल आफ्टर यूज़, तो बाज़ औक़ात जिसको हम कहते हैं कि जब टेक्सटाइल की प्रोडक्ट यूज़ हो गई, यूज़ होने के बाद वो चली जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, इसको कहते हैं। तो अब अगर हम कॉस्ट एनालिसिस की बात की जाए, इसमें आगे जो यार्न से कपड़ा बन गया है और उसकी सिलाई के लिए बात हो रही है, तो क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग रोल होता है कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल जो है मार्केटेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। फिर डाइंग जो कॉस्ट है वो पाक रुपीज़ में 150 to 300 जो है पर मीटर डाइंग कास्ट के उसको आपने कलर देना है, कलरफुल करने के लिए डाई करना है, तो उसकी होती है फैसिलिटेट प्रोसेस अप टू 15,000 kg पर डे। जो है ये मॉड्रिनो 2024 से ये रेफरेंस है कि 15,000 kg पर डे इसका किया जाता है। स्टिचिंग कॉस्ट की हम बात करें तो पाक रुपीज़ 2,000 to 3,500 पर सूट के होता है, जिस पे एम्ब्रॉयडरी ऐड की जाए तो 300 to 500 रुपीज़ होती है। ये ए मजीद एंड कंपनी के हमने रेफरेंस लिया है। एम्ब्रॉयडरी रेट जो है वो पाक रुपीज़ 25 to 80 पर 100 स्टिचेस का होता है। तो इसी तरह से सेटअप फ़ी अप टू स्टेप फ़ी अप टू पाक रुपीज़ 1000 पर्ल एम्ब्रॉयडरी 2024 से है। ऑपरेशनल कास्ट जो है हाई लेबर कॉस्ट 45% वर्क फोर्स की है एंड एनर्जी कॉस्ट रिड्यूसेस द कम्पिटिटिवनेस, ये हुसैन एटसेट्रा 2024 की है इसमें। तो अगर कॉस्ट एनालिसिस की बात अब हमारे पास आ गया, जब हमारी चीज़ वो मैन्युफैक्चर हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, मेटअप बन गए, तैयार हो गए, तो उसके बाद क्या आएगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होगा कि पहला तो होलसेलर है, वो बल्क बायर है विद द मार्कअप ऑफ, बल्क बायर जो है वो मार्कअप लेगा 10 to 20%। अब 10 to 20% जब होलसेलर का आ गया है तो फिर आगे आ जाएगा रिटेलर। रिटेलर क्या करेगा, वो सेल टू कंज्यूमर विद द हायर मार्कअप ऑफ 30 to 50% कवरिंग द ऑपरेशनल कास्ट। अब जब सारी चीज़ें तैयार होने के बाद पहले होलसेलर उठाएगा, होलसेलर से आगे रिटेलर के पास जाएगी। होलसेलर का 10 to 20% और रिटेलर का 30 to 50% होगा, जिसमें उसकी सारे शोरूम की या जो उसने अपना स्टार्टअप किया हुआ है उसकी प्राइसेस शामिल करेगा। और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्फ्लुएंसेस बाय रॉ मटेरियल एंड एनर्जी प्राइसेस कॉन्स्ट्रेंड बाय द हाई एनर्जी एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है वो भी ज़ाहिर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा उसकी आती है कि एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट मार्कअप बाय होलसेलर एंड रिटेलर डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन कास्ट आती है। इसी तरह जो POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है, एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, कि ये POS जो है बेसिक मकसद ये था कि जिस भी सोर्स से आएगा और आके जब इधर बिकेगा तो उस पर POS इंस्टॉल कर दिया जाए। लेकिन अब POS भी अगर हमारी वर्क फोर्स की बात की जाए जितनी हमारे पास है, तो हम सिर्फ इस बड़े स्टोर्स या बड़े शहरों में और बड़ी मार्केटों में सिर्फ लगा रहे हैं। अगर छोटे शहरों में छोटी मार्केट है वो उसका कम्पिटेटिव नहीं रहेगी, या छोटे शहर हैं उसमें बिल्कुल नहीं लग रही, तो इसमें भी थोड़ा सा POS का जहाँ तो ओवरऑल लगनी चाहिए ताकि हर कंपटीशन जो है बराबर हो और टैक्स पूरा पे हो। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरर के मार्जिन की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इन टेक्सटाइल सेक्टर डिक्लाइन जो है वो 57.8% आया है
क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 में इम्पैक्ट बाय द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की वजह से इनके डिक्लाइन है। ये तो हमारी थी कॉस्ट एनालिसिस की बात हो रही थी। अब हम अगर कॉस्ट एनालिसिस से आगे आ जाएं रेवेन्यू प्रोफाइल में, तो मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू प्रोफाइल जो है ये अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो मकसद जो मेरा था वो टोटल ये था कि किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, क्या रेवेन्यू ठीक इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किस तरह से इसको किया जाए। तो ये बात अब मैं शुरू करूँगा। तो अगर हम बात करें सेल टैक्स एंड कस्टम्स कलेक्शन की टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 23 है, इसमें अगर हम जीएसटी डोमेस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास आ रहे हैं मिलियंस में अमाउंट आ रही हैं इसकी। और इसी तरह अगर सेल्स टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे बात करें तो हमारे पास ये अमाउंट्स हैं। और अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी ये है हमारे पास, ये मिलियंस में अमाउंट है। तो इस तरह से ये टोटल हमें जो कलेक्शन हुई, तो इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। ये मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए कर दी ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम अगर इसको करेंगे कि रेवेन्यू प्रोफाइल की बात करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है जी टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन जो है 1% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट था। बी के क्यों भला? इसलिए कि उस वक्त 1% कलेक्शन हो रही थी एक्सपोर्ट पे, तो हमारे पास 4.6 बिलियन रुपीज़ आए, जिसमें यूएस डॉलर जो थे 16.655 बिलियन यूएस डॉलर थे एक्सपोर्ट्स के। 10 इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो पाक रुपीज़ 46 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली थी इस पीरियड में। और प्रॉफिट ड्रॉप का नेट प्रॉफिट लेफ्ट 6.4%, ईयर ओवर ईयर जो आ रहा है वो 5.27 बिलियन इन क्वार्टर 24 डिस्पाइट 2.9% रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से। तो कॉस्ट सरचार्ज की अगर हम बात करें तो राइजिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग 30% हायर सेल टैक्स कॉस्ट, 3.7% फिनांस कॉस्ट एंड 38.7% टैक्स एक्सपेंसेस अगर होंगे, तो देन ऑपरेशनल कॉस्ट जो है अदर इनकम फेल 20.8% एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोज 379.1%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और इनकम इनकी फेल हो रही, कम हो रही है। इकोनॉमिक प्रेशर जो है हाई कॉस्ट की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेशन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो मेरी जब पर्सनल बात हो रही थी किसी से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सबसे बड़ी तो ये आ रही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। अगर यूरोप में जो जिनकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, तो वो जो रेट पहले हम दे रहे थे उस रेट में वो डिमांड कर रहे हैं जी नहीं, हमारे पास इतने ख़रीदने की पावर नहीं है, इसकी जो बाइंग पावर है वो हमारे कंज्यूमर की कम हो गई है। इवन इन यूरोप की मैं ये बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है जिसमें से मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। तो क्या प्रॉब्लम्स क्या आजकल फेस कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं तो वो प्राइस रिड्यूस की बात करते हैं जितना भी यूरोप है हमारे हमसे। मैंने कहा कि ये क्या बात भी यूरोप भी कर रहे हैं, तो कहते हैं क्योंकि उधर ग्लोबली उधर भी अनसर्टेनिटी है और फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इवन यूरोप जो है वो भी, तो इसकी वजह से हमें प्राइस हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारा इनपुट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रही, तो ये भी वजह है। रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू लीकेज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो ज़्यादा इसके लिए डिजीज़ है टैक्सेशन के लिए वो है अंडर इनवॉइसिंग। अब क्योंकि इसमें इनपुट बहुत सा इंपोर्ट होता है लिंट की शक्ल में, और बाकी इसके लिए टेक्सटाइल मेडअप्स बनाने के लिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो उनमें अंडर इनवॉइसिंग होती है। तो अंडर इनवॉइसिंग में रुपीज़ 236 बिलियन एनुअल टैक्स लीकेज होती है। ये बहुत बड़ी टैक्स लीकेज है, 236 बिलियन रुपीज़ with rupees 36 billion from the जीनिंग ड्यू टू द इम्पोर्ट अंडर द अंडर इनवॉइसिंग। तो जो अपना उसकी जीनिंग की जो हम इंपोर्ट करते हैं रॉ कॉटन कॉटन करते हैं हम जिन लिंट, तो उसमें अंडर इनवॉइसिंग होती है। इसी तरह से जो अनरजिस्टर्ड मिल हैं वो क्या है, ओनली 65 ऑफ 1200 जीनिंग मिल रजिस्टर्ड
लीडिंग टू द मेजर टैक्स लॉसेस। तो ये भी बहुत सारा सेक्टर जो है इसमें जीनिंग में वो अनरजिस्टर्ड है। इसी तरह स्टॉक पाइलिंग की हम बात करें, इन्वेंट्री होर्डिंग और मैनिपुलेशन प्राइसेस एंड टेक्सटाइल इनकम रिड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंसी, इसकी वजह से भी जो ट्रांसपेरेंसी पे इफेक्ट होता है। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स की बात करें, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि लूम्स जो हैं फैसलाबाद में और कसूर में और लाहौर में और भी कराची में बहुत सारी, वो अनरजिस्टर्ड सेक्टर है। तो जो कि फैसिलिटेट करता है, वो माल तो उनसे लेते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और इनवाइस जो है वो किसी रजिस्टर्ड सेक्टर से लेते हैं। तो ये इस पे एक जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है कि इसको हम रजिस्टर्ड करें। तो SMEs अवॉइड वैट एंड इनकम टैक्स बाय सोर्सिंग फ्रॉम इनफॉर्मल सप्लायर्स। तो SMEs जो है ना, ये इसका आलाकार बनती है, तो उनको अगर हम रजिस्टर्ड कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से इनपुट का टैक्स फ्रॉड बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, जो एग्जरेट कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट्स के एंड बोगस इनवाइसेस ले रहे हैं अवेट द वैट वैल्यू एडेड टैक्स के लिए एंड वर्सिंग रेवेन्यू लॉस। ज़ाहिर है इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। जो रिफ़ंड जा रहा है उस रिफ़ंड से बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि रेवेन्यू कम हमें कलेक्ट होता है और रिफ़ंड ज़्यादा चला जाता है, वो इन फेक इनवाइसेस की वजह से होता है। हालांकि बहुत सारा यूज़ जो है वो इधर भी हो रहा है। कंज्यूमर जो हमारी तकरीबन 27 करोड़ आवाम जो है वो इस्तेमाल कर रही है टेक्सटाइल की चीज़ें, उनसे टैक्स आने की बजाय हमें बाज़ औक़ात वो रिफ़ंड बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अब्यूज़ जो है वो क्या है कि इन्फ्लेट द एक्सपोर्ट्स क्लेम्स, मिस यूज़ रिबेट एंड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये एक्सपोर्ट रिफंड क्लेम, ये रिबेट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मल्टी नेशनल्स जो हैं, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे मेरा एक लेक्चर भी है पहले, जिसमें बहुत अच्छी तरह मैंने बताया है कि किस तरह से मल्टी नेशनल जो है अपना ट्रांसफ़र प्राइसिंग से प्रॉफिट उधर शिफ्ट कर लेती हैं और हमें इधर प्रॉपर टैक्सेस नहीं मिलते। तो इसमें मल्टी नेशनल शिफ्ट प्रॉफिट अब्रॉड वाया ट्रांसफ़र प्राइसिंग मिनिमाइजिंग द टैक्सेबल इनकम को वो मिनिमम करते हैं। ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे एक पूरा लेक्चर है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उससे भी आप ले लेते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने शाह मुस्तफ़ा एंड ख़ान का रेफरेंस इसमें दिया है। प्रपोज टैक्स अमेंडमेंट, अब ये जो अमेंडमेंट्स है, ये मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि ऐसी अमेंडमेंट होने से जो है ये बेहतरी आ सकती है। अगर FBR इसको मे बी एक्नॉलेज कर ले या कोई पॉलिसी मेकर सुन ले तो हो सकता है कि इससे बेहतरी हो। मेरा ये ख्याल है इसमें कि री इंट्रोड्यूस ज़ीरो रेटिंग, री इंस्टेट द ज़ीरो रेटिंग फॉर द लोकल सप्लाईज टू अलाइन विद द एक्सपोर्ट इंसेंटिव एंड रिड्यूस द रिफंड बर्डन्स। कि अगर तो हम इसको इस स्टेज पे ज़ीरो रेटिंग कर देंगे कि जब तक मैन्युफैक्चर्ड स्टेज तक रहती है, कि जब गुड्स बाहर एक्सपोर्ट हो गई तो उनको ज़ीरो रेटेड ही हो, ताकि वो हमसे रिफ़ंड क्लेम ही ना करें और फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का इशू ही ना बने, और ना वो हमें जो है कि इनवाइसेस के अगेंस्ट वो पूरी चेन बीच में टैक्स की ख़राब हो। तो इनसे जो होगा उसको तो आप एक्सपोर्ट जब तक हो गया तो उस चीज़ पे, क्योंकि अब यान जो है वो कहीं यूज़ नहीं होगा पहनने के लिए, वो कपड़ा जो है उसमें अभी जब मेडअप्स बनेंगे और क्लॉथ मार्केट्स में कपड़ा जब आएगा तो उसको टैक्स किया जाए। तो एक्सपोर्ट स्टेज से पहले पहले जो है उनको रिफ़ंड की, ताकि इस प्रॉब्लम से छूट हो जाए। ये पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन हमने ज़ीरो रेटेड कर दिया टोटल टेक्सटाइल जो हम इन हाउस कंजम्पशन करते हैं। तो इन हाउस कंजम्पशन जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो ज़ीरो रेटेड होनी चाहिए। Abolish 5% under Section 8B, eliminate 95% input adjustment under the Section 8B to curb excessive reliance on the input tax credit। तो उसको भी 10% की तरह बाकियों की तरह उसको किया जा सकता है। Remove further tax from unregistered supplier, replace the further tax on unregistered purchase with the higher sale tax rate to combat fraud भी किया जा सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक रिटर्न जो है, इंट्रोड्यूस अ कस्टमाइज टैक्स रिटर्न फॉर्मेट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर टू इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस। के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अगर हम एक स्पेसिफिक रिटर्न बना दें जिसमें वो पूरी उसकी प्रोडक्शन और इस तरह से आए, तो वो इससे भी आई थिंक बेहतरी आ सकती है।
तो ऑपरेशनल रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो पीओएस इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ज़ीरो रेटेड कर देंगे तो उसमें एक्सपोर्ट वाले तो रिफ़ंड अब हमसे क्लेम नहीं करेंगे, जो ज़्यादा हो जाता होता है हमारे बाज़ औक़ात कलेक्शन से। तो फिर क्या होगा, अब जो लोकल कंजम्पशन हो रही है, लोकल कंजम्पशन को हम कंट्रोल करेंगे पीओएस से, कि पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे हर पॉइंट पे, जिससे हमें टोटल रिकॉर्ड होगी और उसी स्टेज पे सेल टैक्स लिया जाएगा। Extend POS system to all textile unit for the real-time sales tracking and digital refund link refund claim with the customs and production data to curb the fraud के फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए इसको कस्टम्स और प्रोडक्शन डाटा से लिंक किया जाए कि किस तरह से रिफ़ंड, जो चीज़ पे क्या उस पर टैक्स कभी पे हुआ था जिस पे अभी रिफ़ंड क्लेम किया जा रहा है, या कि वो फेक इनवाइसेस हैं जो हमने ये लूमो वालों से इकट्ठी की और उन पे रिफ़ंड ले रहे हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इस पे मैंने जैसे बताया है कि मेरा पहले भी इस पे एक लेक्चर है, इन्फोर्स करेंगे OECD जो है उसके अलाइन रूल्स किए जाएं टू प्रिवेंट प्रॉफिट शिफ्टिंग के। प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए OECD ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है, मैंने उसका जिक्र भी अपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले लेक्चर में किया था, ताकि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ना हो तो मल्टीनेशनल जो है वो प्रॉपर इधर टैक्स दे। उसके बाद इनपुट आउटपुट बेंचमार्क की बात की गई है कि सेट बेंचमार्क टू फ्लैग अनोमलीज एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, के बाज़ औक़ात कई टेक्सटाइल सेक्टर का अगर हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं वो इधर नाम नहीं ले सकता, तो उनका ये होता है कि इनपुट उनका अपने आउटपुट से ज़्यादा होता है और हमेशा से चला आ रहा है। इज़ इट पॉसिबल? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जो इसकी एक प्रॉपर रेशो सेट की जाए कि मतलब सपोज कि 80% इनपुट पे 100% आउटपुट होना चाहिए, मतलब 80 से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, या 85, बट जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के हमारे पास इसके नोट्स भी हैं, टेक्सटाइल नोट्स भी हैं, उनसे भी देखा जा सकता है या एनालिसिस किया जा सकता है, जिसमें हम एप्टमा को, हौजरी मैन्युफैक्चरिंग को, या उसके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, सारे टेक्सटाइल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको FBR और मिनिस्ट्री ऑफ इसकी जो ट्रेड है उसको मिला के हम ऐसा मैकेनिज़्म बना सकते हैं कि वो उसका एटलीस्ट इनपुट से आउटपुट का जो एक प्रॉपर रेशो रखी जाए। तो इसके बाद इंपोर्ट वैल्यूएशन की बात की गई है कि इसमें इम्प्लीमेंट मिनिमम थ्रेशोल्ड टू स्टॉप द अंडर इनवाइसिंग। इसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट में एक वैल्यूएशन डायरेक्टरेट है जो वैल्यूएशन करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, कि उसमें रूलिंग्स आती हैं कि इसकी एट लीस्ट ये वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी तरह जो टेक्सटाइल सेक्टर के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी वैल्यूएशन करके तो उनकी वैल्यूएशन रूलिंग इशू की जाए। FBR ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसमें एनहेंस किया जाए, ऑफिशियल स्किल्स इन द टैक्स ऑडिट एंड डिजिटल टूल्स को यूज़ करने की जो है ट्रेनिंग्स दी जाए, अपने ऑफिसर को अपग्रेड किया जाए। जिस तरह से सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे आ गया है, तो इसी तरह ऑटोमेशन के साथ साथ ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसका चेक एंड बैलेंस भी उस ऑटोमेशन का कर ले और रियल टाइम जो है फ्रॉड को कर दे। अब हमारे होता अक्सर ये है कि फ्रॉड हो जाता है, लोग पैसा खा पी के गायब हो जाते हैं, तो फिर हम उसको परसू करना शुरू करते हैं तो और कोई मिलता भी नहीं है। तो इसलिए रियल टाइम हो उसके भी फ्रॉड को भी असेस कर लेना चाहिए। AI ड्राइवन ऑडिट हो के टारगेट हाई रिस्क केसेस यूजिंग AI एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होते हुए जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनका ऑडिट किया जाए, स्पेशली जो रिफ़ंड ले जाते हैं और बाद में मिलते नहीं हैं उनके तरफ देखा जाए। और फिर मॉडर्नाइजेशन इंसेंटिव्स दिए जाएँ, ऑफर टैक्स ब्रेक्स फॉर द टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एंड एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी, कि वो जो अपनी टेक्सटाइल सेक्टर है अपने आप को इम्प्रूव कर ले, उसमें मॉडर्नाइज ज़्यादा एफिशिएंट मशीनरी लगाए, ज़्यादा मॉडर्नाइज उसका यूज़ करे और इस तरह का सिस्टम बनाया जाए डिजिटल इनवाइसिंग टाइप का, डिजिटल इनवाइसिंग हो ताकि उसकी जितनी भी प्रोडक्ट जो फॉर्मल सेक्टर है उसका इनफॉर्मल सेक्टर का उस पर अफेक्ट ना हो, तो फॉर्मल सेक्टर की डिजिटल इनवाइसिंग होनी चाहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की तरफ अगर बात आए तो मेरा जो कंक्लूजन इसके बाद ये है कि टैक्स लीकेज एंड कंप्लाइंस गैप क्या है जी। हाई इनपुट आउटपुट रेशोज़, जो मैंने बात की है कि एक सारी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को और FBR को और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को बैठ के इनपुट आउटपुट रेशोज़ जो है ना उसका एक तयन कर लेना चाहिए ताकि एक्सेसिव रिफंड क्लेम्स ना हो सकें। एंड द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड सेल्स हाईलाइट द मेजर टैक्स लीकेज, जिसमें रिपोर्टिंग इनकम अपनी की अंडर रिपोर्टिंग करते हैं जिसकी वजह से वो ज़ाहिर टैक्स आपको कलेक्ट नहीं होते,
तो फिर मेजर लीकेज इस वजह से भी होती है कि कंपाउंड एंड मिस यूज़ होता है, ज़ीरो रेटिंग प्रोविजंस एंड वीक ऑडिट मैकेनिज्म। तो जो हमारा ऑडिट मैकेनिज्म की मैंने बात की है कि उसको ट्रेन करके अपग्रेड किया जाए कि एट रियल टाइम जो है वो फ्रॉड्स को पकड़ सकें और इस तरह से वो नहीं होगी, लीकेज नहीं होगी टैक्सेशन की। स्ट्रक्चरल टेक्सटाइल टैक्सेशन इश्यूज़ की अगर हम बात करें, दी सेक्टर फेसिस आर सिस्टमेटिक इश्यूज लाइक अंडर इनवाइसिंग की बात हो चुकी है कि वो इनवाइसिंग रूलिंग्स होंगी, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड reliance on the carry forward balances and refund without proportional tax contribution especially in the export driven entities। तो ये मैंने जैसे दी के टैक्स एक्सपोर्ट जो है उसके लिए अगर हम ज़ीरो रेटेड कर देंगे तो वो स्पेशली इनके ये इश्यूज़ ही ख़त्म हो सकते हैं। रिफॉर्म्स नीड्स द स्ट्रेंथन और द ऑडिट मैकेनिज्म, digital tax administration and revising the policies such as further tax on unregistered purchases and essential to curb revenue leakage and enhance the compliance, कि जिसकी वजह से रोकी जा सकती है रेवेन्यू लीकेज और कंप्लाइंस को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करेंगे तो अलाइनमेंट टैक्स पॉलिसीज़ विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत इसको अलाइन किया जाए कि जिस तरह से पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं इसी तरह से हमारे भी बेस्ट होना चाहिए इन द एरिया लाइक ट्रांसफ़र प्राइसिंग। जो मेरा एक लेक्चर भी है अगर आप सुने तो उसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इश्यूज़ को मैंने एड्रेस किया है। एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कैन इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि उसको कस्टम डाटा और प्रोडक्शन डाटा से वो लिंक हों जिससे पता चले कि कितनी प्रोडक्शन हुई है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही रिड्यूस हो सकती है अवॉइडेंस एंड फोस्टर द सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जिससे एक तो जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन कम होगी, दूसरा जो है सस्टेनेबल ग्रोथ होगी इस सेक्टर में। तो जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो हमें भी टैक्सेस ज़्यादा आएंगे। जी थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक था मेरा टेक्सटाइल सेक्टर का लेक्चर और इसमें ये नीचे मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। तो अब जो आप उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह इसमें समझे होंगे टोटल टेक्सटाइल सेक्टर का जो मैंने नक्शा बताया और उसमें टैक्स का बताया और टैक्स लीकेज का बताया और रिकमेंडेशन का बताया। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप चाहते हैं कि आप भी इसको लर्न करें टैक्सेशन सिस्टम को और बाकी भी समझते रहें, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप फील कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसको आपका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।